इसके बाद आते हैं हम अगला 7वें प्रश्न पे। यहां पर दिया गया है 2 × 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना हमें करनी है, और हमको जो है यहाँ पे मान भी दिए गए हैं। ठीक है, तो इन मान का भी उपयोग कर लेंगे जब हमारे को आवश्यकता होगी। हमको दिया क्या गया है, तो हमारे को दिया गया है वो लिख लेते हैं। तो दिया है, तो दिया क्या क्या गया है, सबसे पहले हमारे को दिया गया है रेडियस। ठीक है, तो आर का मान हम आर लिखें या स्मॉल आर या कैपिटल आर। तो आर जो हमारे को मान दिया गया है, आर कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 2 × 10⁻−10। ठीक है, तो ये आपको दिया गया 2 × 10⁻−10 मीटर त्रिज्या जो है ये दी गई है। और साथ ही साथ वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन की गति भी दे रखी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मुझे दे रखी है। वो कितनी दे रखी है, 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये हमारे को दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब देखिए, अगर कोई आपका वृत्ताकार मार्ग है, मान लीजिए ये वृत्ताकार मार्ग में मान लेता हूं। ठीक है, हम वृत्ताकार मार्ग बना लेते हैं, और इस पे हम एक चीज जो है हमको पता होनी चाहिए, तभी ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। मान लीजिए कि ये वृत्ताकार कोई मार्ग है, ठीक है, इस तरह से, और इस वृत्ताकार मार्ग पर जो है कोई इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहा है इसके। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि उस इलेक्ट्रॉन से कितने आवेश जो है प्रति सेकंड में पास हो रहे हैं। मान लो कि इस वृत्ताकार मार्ग पर इस पॉइंट पर जो है, क्योंकि हमारे को देखो इस बोल रहा है कि इस वृत्ताकार मार्ग पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो मुझे ये बताना है कि मान लो कि इस पॉइंट पर से वो इलेक्ट्रॉन कितनी बार जो है वो गुजर रहा है, इस पॉइंट से बार बार में कितनी बार में गुजर रहा है। और जितनी बार गुजरेगा, जितनी ज्यादा बार गुजरेगा, उतना ज्यादा ही क्या होगा, उसके चक्कर हो जाएंगे। और जितने ज्यादा चक्कर होंगे उतना ही ज्यादा आवेश जो है इस बिंदु से गुजरेगा। तो उसका हमें निकालना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि वो चक्कर जो है एन है, नंबर ऑफ चक्कर क्या है, एन है। बार बार जो चक्कर लग रहा है, बार बार जितने भी बार चक्कर काट रहा है, वो मान लेते हैं हम एन है। तो एन जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, तो एन जो है जितनी इसकी वी है, भाई इलेक्ट्रॉन की जो गति है, ठीक है, और ये गति किस पे कर रहा है, इसके परिधि पे कर रहा है, तो हम इसकी परिधि ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसका क्या फॉर्मूला आ जाएगा, वी बटे में 2 पाई आर। यही हमारा पर इसके चक्रों की संख्या बता देगा। और हमें एक चीज और पता है कि जो हमारा करंट होता है, विद्युत होता है, आई जिससे हम करते हैं, वो क्या होता है, चार्ज बटे टाइम होता है, यानी कि क्यू बटे में टी होता है। और हमारे को ये भी पता है क्यू जो हमारा वो क्या होता है, एन ई बटे में टी हो जाएगा। ठीक है, क्यू को हमने क्या है, एन ई बटे में टी, और एन जो है हमने निकाल रखा है। तो एन कितना है, तो वी बटे में 2 पाई आर, और इन टू में टी। ठीक है, और बटे में टी। अब टी की बात करें तो यहाँ पर जो है प्रति सेकंड चक्कर लगा रहा है ना, प्रति सेकंड निकालना है हमें। तो समय कितना दिया है, 1 दिया है, तो टी हमने माना 1। ठीक है, समझ में आया इतना। अब इसको हम सही कर लेते, तो आई का मान कितना आ जाएगा, तो आई इक्वल्स टू आ जाएगा आपका वी इंटू ई, वी इंटू ई अपॉन में 2 पाई आर। और हमें प्रश्न में क्या दिया है कि आपको चुंबकीय क्षेत्र की गणना कहाँ करनी है, केंद्र पर, वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर। ठीक है, और केंद्र का जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो क्या निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वो लिखते हैं हम बी इक्वल्स टू जो है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर। यही लिखते हैं, सभी को पता है। अब मेरे पास यहाँ पर जो है आई का वैल्यू पता है, तो मैं बी को फिर से क्या लिख सकता हूँ, तो इस बी को फिर से मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट बटे 2 आर। ठीक है, म्यू नोट बटे 2 आर, और आई का मान रख दें, तो आई का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, पीई, जो कि हमारा वीई अपॉन में कितना है आपका है 2 पाई आर। आर हमारा कैपिटल है तो कैपिटल ही लेके रखेंगे, अगर स्मॉल लेते तो स्मॉल लेके रखेंगे, आपकी मर्जी है। हमने यहाँ पे कैपिटल ले लिया। और जो है इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू वी इंटू ई। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे म्यू नॉट पी इंटू ई अपॉन कितना हो जाएगा, तो अपॉन में ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, और पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। अब सभी मान को देख लेते हैं, हमारे पास मान जो जो दिए गए हैं। आर का मान दिया गया है, ठीक है, आर का मान मेरे पास है, वी का मान है, वी का मान पुट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन का मान मुझे पता है, और म्यू नोट का मान यहाँ पे दिया गया, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई = 10⁻⁻⁷ है। तो म्यू क्या, म्यू नोट बराबर क्या हो जाएगा, इसके बटे में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ठीक है, म्यू नोट हमारे को क्या दिया गया है, देखो ध्यान से, यहाँ पे म्यू नोट
का वैल्यू निकालूं तो म्यू नोट क्या हो जाएगा, म्यू नोट बटे 4 पाई दिया है तो 4 पाई को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। यहाँ से म्यू नोट की वैल्यू निकल गई। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मेरे को दे रखी है, ई की वैल्यू दे रखी है, म्यू नोट की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है और वी की वैल्यू दे रखी है। चारों वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट अप कर देते हैं। तो यहाँ पे रख दीजिए म्यू नोट की वैल्यू कितनी अभी अभी हमने देखी तो वो दे रखी है उसने 4 पाई, ठीक है, इंटू आपको दे रखी है 10⁻⁻7। और v जो है, v कितना दे रखा है तो v हमारे को दे रखा है यहाँ पर 3 × 10⁻6। तो यहाँ पर लिखते हैं 3 × 10⁻6 इंटू इलेक्ट्रॉन का हमारे को दे रखा है। सभी को याद भी होना चाहिए कि 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1.6 × 10⁻⁻19। ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला, ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। इसके बाद आ जाइए नीचे की तरफ। तो नीचे जो हमें लिखना है वो क्या है, तो नीचे हमारे को क्या दिया गया है, नीचे जो है 4 है तो हम 4 लिख लेते हैं। नीचे हमारे पास 4 है, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, 4 आपका पाई है, पाई भी हम साथ में रख लेते हैं। उसके बाद में आर स्क्वायर, तो आर जो है हमारे को कितना दिया है, रेडियस दिया है 2 × 10⁻⁻10। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर इसके साथ में इंटू 2 × 10⁻⁻10। तो हमने इसके बटे में जो है ये कर दिया, ठीक है। अब जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको कैलकुलेशन को इजी कर देते हैं। यहाँ सबसे पहले क्या है, आपका 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और इसके बाद में हमारे पास बचा क्या, तो अच्छा इसका स्क्वायर भी हमें करना है क्योंकि ये आर का स्क्वायर है। ध्यान रखना ये आर का स्क्वायर है, यहाँ पे आर का स्क्वायर दिया हुआ है तो आर का स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो है इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 10⁻⁻7 है, यहाँ पर 10⁻⁻19 है तो टोटल हो गया आपका 26। 10⁻⁻26 और 10⁻6, तो -26 में से 6 गया तो आपके पास 10 ऊपर क्या बच गया, 10⁻⁻20 बच गया, ठीक है। साथ में आपका 3 इंटू 1.6 करोगे तो 3 × 1.6 करोगे तो ये आ जाएगा 4.8, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 4.8 अपॉन, ठीक है, यहाँ पे 4 से 4 कट गया था, 2 का हो गया आपका 4 इंटू आपका 10 हो गई -20, ठीक है। अब जो है आप देख सकते हैं कि ये -20 से ये वाला -20 से ये वाला -20 कट जाएगा तो आपके पास बचा क्या, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 4.8 अपॉन 4। अब इसको काट देंगे, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो यहाँ पर इसको भी फिर काट देंगे, हमारे पास जो है इसको और इसको काटोगे ये आ जाएगा 1.2। तो हमारे पास जो है ई की वैल्यू निकल के आ गई 1.2 टेस्ला। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो ये न्यूमेरिकल हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके अथवा पार्ट की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको दो समानांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का जो है सूत्र आपको स्थापित करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। देखिए इसमें जो है ज्यादा डेफिनेशन है नहीं, मतलब ज्यादा आपके समझाने वाली कोई चीज नहीं है, बस आपको ये डायग्राम बनाना है और जो हमने यहाँ पर आपको दिया है ये सब चीज लिख करके ये बिल्कुल एज इट इज लिखना है और इसको समझ लेना। इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आप आराम से समझ सकते हो कि भैया आपका जो है मान लिया है इस चालक के समीप एक दूसरा धारावाही चालक रखा हुआ है, ठीक है, चुंबक के क्षेत्र के कारण जो है बल का अनुभव करेगा। वो चीजें जो आपने क्लास में सीखी है बहुत ही सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा जिसको आप नहीं समझ पाएंगे। इसमें कुछ आपको केवल लिखना ही लिखना है, इसमें सूत्र स्थापित करने वाला कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं, अभी अभी मैंने बताया चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता जो है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर होती है, ठीक है। अब जो है इसके बाद में हम मैक्सवेल नियम को आजमाएंगे तो यहाँ पे फोर्स लगा देंगे और फोर्स जो होता है वो I2B1, क्योंकि यहाँ पे B1 भी लिया है और B2 भी लिया है तो इसको भी ध्यान रखना कि B1 लिया है, सॉरी B1 लिया है, B2 नहीं, B1 लिया है, I1 है, I2 है। तो इस तरह से हमारा जो डिस्टेंस बीच में R मान लिया। फोर्स जो है एक तरफ से आपके जो फोर्स जो है इनसाइड के एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं और फोर्स जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो ये चीज इसमें दी गई है, इसी डायग्राम को हमने लिखा है। और यहाँ पर जो है आप F का फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि साइन 90 हो जाएगा कि आपका 90 डिग्री का वहां पे एंगल बन रहा है। और इसके बाद जो है अतः जो है तार RS के प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल जो है उसको हम निकाल देंगे। तो हमारा जो बल आएगा वो कितना, F बाई एल इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 इंटू I2 अपन में 2 पाई आर न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। और इसी में जब हम मानते हैं कि जो है सारे जो है आपके धारा जो है वो बराबर हो जाती हैं तो I1 और I2 की जगह क्या हो जाएगा, केवल I आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि I1 बराबर I2 और बराबर ये I के है। तो यदि तार में एक ही धारा बह रही है, सभी में एक ही धारा बह रही है तो क्या हो जाएगा, सभी करंट जो है बराबर हो जाएंगे, धारा बराबर हो जाएगी और दो समांतर धारावाही
तारों के बीच में जो प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल जो है उसको हम लिखेंगे F अपॉन में L इक्वल्स टू म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन में 2 पाई r न्यूटन पर मीटर। यही हमें प्रूव करना था, इसमें है ही नहीं कुछ भी। आप देखो तीन फॉर्मूले, एक ही फॉर्मूला है, उसी को बस हमें घुमा करके I1 और I2 के फॉर्म में लिखना है और उसको सीधे सीधे लास्ट में प्रूव कर देना, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अब इसके बाद में LCR संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए। तो श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ इस तरह से बना देंगे, इसका वेक्टर डायग्राम इस तरह से बना देंगे, और जो है इस परिपथ के लिए अनुनादी आवर्ती का सूत्र जो है आपको निकालना है, और अनुनादी आवर्ती प्रतिरोध पर कैसे निर्भर करती है ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, सबसे पहले जो हम बात करें, इस परिपथ के लिए अनुनादी आवर्ती निकालनी है, तो परिपथ तो आप बना दोगे। देखिए अनुनादी स्थिति में क्या होगा, अनुनादी ई छोटा आएगा ना इसमें, अनुनादी आवर्ती, अनुनाद आवर्ती बोल दे, अनुनाद जो है स्थिति में, अनुनाद स्थिति में क्या होगा आपका, अनुनाद स्थिति में जो ओमेगा एल होता है आपका, वो क्या होता है आपका 1 में ओमेगा सी के बराबर हो जाता है। ठीक है, अनुनाद की स्थिति में ध्यान रखना है, जो जो चीज बता रहा हूं इसको समझ लेना है। इसका मतलब जो है, अगर मैं यहां पर ओमेगा को एक तरफ ले लूं तो क्या हो जाएगा, यहां से आपका जो है ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 में जो है एलसी आ जाएगा, तो 1 में एलसी आ जाएगा। और दूसरी बात, जब अनुनाद की स्थिति होती है तो इसमें जो है जेड जो है, ये जेड अनुनाद की स्थिति में जेड बराबर आर हो जाता है। ठीक है, ये भी हम लिख रहे हैं। ठीक है, अनुनाद की स्थिति में चूंकि जेड बराबर आर हो जाता है, तथा तथा जो है आपका आई नोट जो है, ठीक है, जेड इक्वल्स टू आर हो जाता है, और जो है ये कितना होता है, ये सबसे न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। ठीक है, ये न्यूनतम होता है, तथा जो है आपका यहाँ पर आई नोट जो हमारा करंट है, आई जीरो, ये जो है इसके बराबर वन अपॉन वी नोट अपॉन में आर के हो जाता है, वी नोट अपॉन आर के हो जाता है, जो कि ये क्या होता है, ये अधिकतम हो जाता है, ये होता है आपका अधिकतम। ठीक है, तो ये अनुनाद की स्थिति में जेड बराबर आर होता है, जो कि न्यूनतम होता है, और आई नोट या आई जीरो जो है वी जीरो अपॉन आर जो आपका होगा, ये आपका अधिकतम होता है। और इस स्थिति में ओमेगा एल इक्वल्स टू ओमेगा सी, या फिर हम ओमेगा ओमेगा को एक साइड में ले लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 में एल सी आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ओमेगा का मान लिखना चाहूं तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 1 में अंडर रूट में एल सी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ओमेगा का मान निकल गया, तो ये हमारे पास ओमेगा का मान आ गया। अब हम जो है यहाँ पर हम क्या सकते हैं, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं आवर्ती के फॉर्म फंक्शन में, तो हमारा जो ओमेगा को लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, तो 2 पाई एफ लिखते हैं, और जो है ये आपका एल सी इसके बराबर है, तो हम इसको यहीं पर रखेंगे, तो यहाँ पर जो हम इसको लिख देते हैं 1 में अंडर रूट आपका एल सी। ठीक है, और यहाँ पर हम ये भी बता देंगे, यहाँ पर जहां पर जहां एफ जो है, ये एफ क्या है, एफ जो है ये एफ प्रति आवर्ती है। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब जो है इसके बाद जो है आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, हमारा आ गया है। अब हमारे को एफ ही निकालना है, तो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ निकाल लेते हैं, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई, तो ये एफ जो है इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा आपका, सॉरी एफ निकालना है, तो ये एफ के साथ में 2 पाई क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, इसके इनटू में हो जाएगा, तो हम कह देंगे 1/2 पाई, और अंडर रूट में क्या है आपका एलसी है, तो अंडर रूट में एलसी लिख देंगे। और यही क्या है, यही जो है, यही हम कह देंगे, यही जो है आपका एल सी आर, एल सी आर परिपथ, परिपथ की अनुनादी, अनुनादी आवर्ती है। ठीक है, तो ये तो हमारा छोटा सा, हमारे को मेन चीज है जो है आपको सर्किट बनाना है। ठीक है,
इसके बाद जो है आपको बता देना अनुनाद की स्थिति में होता क्या है, तो Z इक्वल्स टू आर के बराबर हो जाता है, जो कि न्यूनतम होता है, तथा जो है आई नॉट या आई जीरो जो करंट होता है वी नॉट अपॉन में आर के, आप जानते हो वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस होता है, तो आई जीरो जो है वी अपॉन आर होता है, तो ये अधिकतम हो जाएगा उस जिस समय Z बराबर आर हो जाएगा, ये न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, उस समय ओमेगा एल जो है 1 अपॉन में ओमेगा सी हो जाती है, तो यहाँ से ओमेगा ओमेगा एक तरफ ले लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये अपॉन में एल सी हो जाएगी, जिसमें से हम ओमेगा का मान निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, और ओमेगा का मान हम जानते हैं 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी आवर्ती निकालनी है, तो यहाँ पे हम जो है बता देंगे कि 2 पाई एफ बराबर 1 अपॉन में अंडर रूट एल सी है, और जो है एफ का मान निकालेंगे तो यहाँ से 2 पाई जो है इधर आ जाएगा, और यही जो है एलसीआर परिपथ की अनुनादी अनुनादी आवर्ती है। और इस स्थिति में एक चीज और आप ऐड करना चाहो तो आप ये भी ऐड कर सकते हो कि इस स्थिति में क्या हो जाता है, अनुनाद की स्थिति में जो है आपका एक्सएल माइनस एक्ससी जो है शून्य के बराबर हो जाता है। ठीक है, हम कह देंगे कि जो है आपका एक्सएल माइनस एक्स सी बराबर 0 के हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो आपका एक्सएल बराबर होता है वो एक्स सी हो जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक कंडीशन इसमें बता सकते हैं, अगर हमें डेरिवेशन छोटी लग रही है, लेकिन छोटी नहीं है, ये मैक्सिमम जो है हम इतना ही यूज करेंगे, लेकिन हमारे को पता होना चाहिए कि एक्सएल और एक्ससी जो है इसमें बराबर हो जाते हैं, तभी जाके हमारा ये जो है बराबर हो जाता है। और इसमें ओमेगा क्या है, तो ये कोणीय आवर्ती है, हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, कोणीय आवृत्ति है। ठीक है, तो ये कोणीय आवर्ती ओमेगा बराबर 1 अपॉन में एलसी आ जाएगा इस तरह से। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक चीज और जो है आपसे एक छोटी सी चीज पूछी गई है, इसमें देखिए, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि अनुनादी आवर्ती प्रतिरोध पर कैसे निर्भर करती है। तो अनुनादी आवर्ती क्या प्रतिरोध पे यहाँ पे निर्भर कर रही है? आपको लग रहा है कि कहीं यहाँ पर प्रतिरोध दिखाई दे रहा है जिसपे वो निर्भर करेगी? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि अनुनादी आवर्ती जो है प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती। तो हम जो लास्ट लाइन हमारे को लिखना है, वो हमें लिखना है कि अतः अतः उपर्युक्त समीकरण से ज्ञात है कि अनुनादी आवर्ती अनुनादी आवर्ती जो है इस पे निर्भर करती है, अनुनादी आवर्ती प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती। प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब आते हैं हम इसका अथवा पाठ में। तो अथवा पाठ में यंग के प्रयोग में 4000 आर्मस्ट्रांग तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयुक्त करने पर जो है 2 मीटर दूरी पर स्थित पर्दे पर दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई 0.6 मिलीमीटर प्राप्त होती है। यदि पूरा उपकरण 1.5 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो सिंपल सा है, देखिए इसमें क्या है, यंग के प्रयोग में जो है हमको बता दिया कि इसने जो है 4000 आर्मस्ट्रांग का तरंग दैर्घ्य, तो हमने तरंग दैर्घ्य की वैल्यू लिख दी है। साथ ही साथ इसने क्या जो है, अब जो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि पूरा उपकरण जो है 1.5 अपवर्तनांक में द्रव में डुबोया जाता है। तो इससे पहले जो द्रव में नहीं डुबोया गया था उस समय हमने माना कि ये बीटा 1 है, जिसमें इसकी कितनी है, फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कितनी दे रहा है, 0.6 mm दे रहा है। तो 0.61 बीटा 1 मान ली, जब ये हवा में था या पानी में था, जहां हवा में था, द्रव में नहीं था, जब ये हवा में था। और उस समय म्यू जो है, और जब इसको द्रव में डुबाया जाता है तब हमारे को म्यू जो दिया गया है वाटर के लिए वो दिया है 1.5। ठीक है, तो ये तीन चीज हमारे को दे रखी है। अब जो है हम जानते हैं कि फ्रिंज की जो है हम चौड़ाई के लेते हैं लैम्डा डी बटे में डी लेते हैं। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन है जब बीटा 1 हमारा जो है, ये माध्यम कौन सा है, जब आपका ये हवा में है। ठीक है, और जब इसको पूरे को पानी में डुबो देते हैं यानी कि द्रव में डुबो देते हैं तो इसका माध्यम जब चेंज होगा तो उसमें क्या होगा, जब इस कोई भी चीज को आप जैसे यहाँ पर हम इस एक्सपेरिमेंट को देखें तो इस तरह से आपका पर्दा होता है, इसमें स्प्लिट आपका जो स्लिट होती है, यहाँ पे S1 होता है, ये आपका S2 होता है, और यहाँ से जो आपकी फ्रिंजेस जो जाती हैं इस तरह से हमारे को जो प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो पहले तो ये हवा में था, जब ये हवा में था तो हमारे को बीटा 1 दे रखी थी, मान लिया हवा में है तो बीटा 1 है, हमारे को 0.6 mm दिया हुआ। लेकिन जब इसको किसी माध्यम के अपवर्तनांक में डुबोया जाता है, तो मान लो कि इसको हम जो है इसको
पानी में डुबो रहे हैं, ये बोल रहा है कि द्रव्य में इसको डुबा रहे हो, तो इसका अपवर्तांक म्यू जो है, अब म्यू जो है इसको कितना 1.5 दे रहा है ये, तो 1.5 दे रहा है, तो मैंने मान लिया कि जब इसको माध्यम में डुबोया जाता है तो बीटा टू जो है हम उसको मान लेते हैं, माध्यम दो जो है बीटा टू, ठीक है। तो द्रव्य माध्यम को बीटा टू माना, तो हमारी क्या चेंज होगी, कोई माध्यम में हमारा वेवलेंथ चेंज होता है ना, तरंग दैर्ध्य चेंज होगा, बाकी जो है आपकी फ्रिंज की चौड़ाई और जो डिस्टेंस दोनों के बीच का जो है ये भी आपका सेम रहेगा, जो कैपिटल डी है ये भी आपका सेम रहेगा, और साथ साथ में इन दोनों स्लिटों के जो बीच का अंतर स्मॉल डी है ये भी सेम रहेगा। चेंज क्या होगी, इसकी जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है वो चेंज होगी। तो हमने माना बीटा टू इक्वल्स टू, यहाँ पे लैम्डा डेस या लैम्डा वन मान लीजिए, तो हमने मान लिया बीटा टू इक्वल्स टू लैम्डा लैम्डा वन, क्योंकि लैम्डा आपकी चेंज होगी पानी में जाने पर, ठीक है। तो हम जो है ये केस पानी का है, जो आपका ये द्रव्य में डुबोया जाता है, जब जो है ना, जब इसको हम कह सकते हैं जब द्रव्य में डुबाया गया, ठीक है। तो जब द्रव्य में डुबाया गया तो ये हमारे पास बीटा टू हमने ले लिया, इसमें आपकी वेवलेंथ चेंज होगी, बाकी इक्वेशन सेम टू सेम रहेगी, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, तो हम कह देंगे बीटा वन अपॉन में बीटा टू का रेशियो क्या हो जाएगा आपका लैम्डा डी अपॉन में डी, और जो इसके बटे में करोगे तो इंटू हो जाएगा, तो डी ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो है इसमें क्या क्या कट जाएगा, तो यहाँ पे देखो डी से डी कट जाएगा, ठीक है, और लैम्डा डैश लैम्डा वन और लैम्डा वन तो अलग अलग तरंग दैर्ध्य, ये तो नहीं कटेंगे, ये डी से ये डी कट जाएगा। अब हमारे पास बीटा वन और बीटा टू का रेशियो अगर मैं यहाँ से इधर ले जाऊं, तो यहाँ पे देखो बीटा टू हमें निकालना है, क्योंकि बीटा वन तो हमारे पास दिया हुआ है, तो बीटा टू क्यों हमें ज्ञात करना है, इसको हमें ज्ञात करना है, तो हमें बीटा टू निकालना है, तो बीटा वन को उधर ले जाऊंगा मैं, तो बीटा वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, तो यहाँ पर बीटा टू लिखा और बीटा टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये बीटा वन इधर आएगा, तो बीटा वन किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका लैम्डा वन के साथ, तो ये आ गया आपका पास बीटा वन इंटू लैम्डा वन, और ऊपर क्या बचा था लैम्डा, तो वो डिवाइड में चला जाएगा, वो हो जाएगा लैम्डा, और बीटा वन जब माध्यम हमारा चेंज हो रहा है, यानी कि लैम्डा वन जो है ये हमारा जब माध्यम हमारा चेंज हो रहा है, तो माध्यम चेंज हो रहा है, तो हम इसमें लैम्डा वन निकाल सकते हैं, वो लैम्डा पहले जो लैम्डा थी और जो माध्यम चेंज हो रहा है उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास लैम्डा वन की वैल्यू आ जाएगी, तो हम लैम्डा वन की जगह हम जो है ये लिख सकते हैं, तो हमने जो है यहाँ पर लैम्डा वन की जगह जो है लैम्डा बाई म्यू लिख दिया, तो लैम्डा बाई म्यू को हम इस तरह से लिख दिया, ठीक है, लैम्डा वन की जगह लैम्डा बाई म्यू लिख दिया, तो नीचे लैम्डा था ही, तो लैम्डा से लैम्डा फिर से आपका ये लैम्डा और ये लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बीटा वन अपन में म्यू बचेगा, तो बीटा टू की वैल्यू जो है बीटा वन अपन में म्यू आ जाएगी। अपवर्तांक कितना दिया है 0.6, जो हमारे को दिया हुआ है बीटा वन की वैल्यू हमने वो रखा, और जो म्यू दिया है हुआ है वो 1.5 दिया है वो रखा। अब इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करोगे तो 6/15 आ जाएगा, आप जीरो लगाइए और 15 चौको 60, 4 जो है इसका आंसर आ जाएगा, यही इसका उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में वैद्युत चलन की क्रिया को समझाना, इसमें आधार पतला क्यों होता है और पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में यह अधिक उपयोगी क्यों है। तो देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर में कुछ नहीं होता है, देखो इसमें एन जो होता है इसमें क्या होते हैं आपके उत्सर्जक है, ठीक है, इसको हम उत्सर्जक बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं, यहाँ पे बीच में आपका आधार होता है और इधर आपका संग्राहक होता है, ठीक है। और जो है इसको जो है हम रिवर्स बायस में और फॉरवर्ड बायस में जो है कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इसके टर्मिनल एमीटर को जो है माइनस से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और जो आपका कलेक्टर है उसको प्लस से कनेक्ट करते हैं, ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर जो है इस ट्रांजिस्टर के बारे में हमको लिख देना है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको नहीं समझाया हो, इसमें तो बस थ्योरी थ्योरी है, थ्योरी लिख देना है, ठीक है, इस थ्योरी को लिख देना है। और जो है आपको पता ही है, मैंने आपको एन और पी टाइप के कंडक्टर्स में कौन संग्राहक कौन आपका जो है चालक होता है और कौन किस में क्वार्टर चालक होते हैं और किस में इलेक्ट्रॉन चालक होते हैं, दोनों चीजों को मैंने इस पूरे पहले वीडियो में समझा दिया है, तो बार बार एक ही चीज को हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो ये डायग्राम बन जाएगा। इसमें क्या होता है कि जब भी आपका ये उत्सर्जक होता है ना, इसमें जो आपके एन आपका जो एन टाइप होता है, जो एन टाइप होता है इसमें सारे के सारे क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और जो आपका आधार होता है इसमें सारे के सारे क्या होते हैं, तो इसमें सारे के सारे जो है आपके कोटर होते हैं, ठीक है। अब जो ये कोटर होते हैं धनावेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, एन मतलब नेगेटिव और पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव, तो इसमें नेगेटिव है सारे सारे के सारे ऋणात्मक हैं, इसमें भी ऋणात्मक है और इसमें जो है धनात्मक है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से होता है, जब हम यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा धारा जो है इस तरफ प्रवाहित करते हैं, उत्क्रम अभिनत में जो है सबसे ज्यादा धारा होती है, और इसमें अग्र अभिनत में जो है आपका फॉरवर्ड वाइज में जो है कम धारा जो है डालते हैं, बैटरी के थ्रू डालते हैं। अब जो है इसमें आपको बता देना है
कि जब आप इसका देखते हो कि ये जो आधार है ना, ये बहुत पतला होता है। जो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है ये आपके होल्स की तरफ मूव करते हैं, तो आधार बहुत ही पतला होता है। तो आधार इतना पतला होता है कि इधर ज्यादा वोल्टेज होने की वजह से जो आधार की तरफ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, वो आधार को भी क्रॉस करके संग्राहक यानी कि कलेक्टर में पहुंच जाते हैं। यानी कि केवल आधार में 2% के आसपास ही जो है आपके जो है इलेक्ट्रॉन्स रुकते हैं, बाकी 98% के आसपास संग्राहक में आ जाते हैं। यही चीज थ्योरी में लिखी है। और जैसे ही कोई संग्राहक में आता है तो वो जो है इसके पॉजिटिव टर्मिनल से खींच लिया जाता है, और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर जो है आपके जो होल्स है, और इस होल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर भागते हैं। जब इधर से भागते हैं तो यहाँ पे क्या करता है, फटाफट ये नेगेटिव जो है यहाँ से खींच करके एक इलेक्ट्रॉन को वापस से यहाँ पे भेज देता है। तो इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट होती है। इसमें कुछ भी नहीं है, और जो है इसको आपको ये पूरा का पूरा हर चीज लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको इसके 5 नंबर मिलेंगे। तो ये सारा का सारा मैंने डिटेल लिखा हुआ है, इस डिटेल को जो है आपको लिख देना। पूरा पीडीएफ आंसर के साथ में अपलोड कर दी गई है वेबसाइट पे, और जो है आप इसकी लिंक जो है आपको वीडियो के माध्यम से मिल रही है, तो आप इस पूरे पीडीएफ को आंसर के साथ में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा विषय जो है कंप्लीट कराया गया, एक एक प्रश्न अथवा तक नहीं छोड़े गए हैं, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा गया। हाइगेंस का द्वितीय तरंगकाओं का सिद्धांत क्या है, इसको समझ लीजिए। इसमें भी थ्योरी है, इसमें कुछ नहीं। इसके 3 प्रिंसिपल, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट तीन चीजें आपको सबसे पहले लिखनी है, उसके बाद जो है आपको डायग्राम बना के ये चीजें बता देनी है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी थ्योरी है, और इसके बाद में ये आपका पूरा का पूरा अंत हो जाएगा। तो इसमें देखिए, हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या कहता है कि ये क्या कहता है कि आपका कोई भी प्रकाश स्रोत है वो चारों तरफ बिखरता है, इस तरह से आपका चारों तरफ बिखरता है। ठीक है ना, ठीक है। अब जो है ये प्रकाश स्रोत जो है किसी ना किसी माध्यम में ये गमन करता है। ठीक है, तो हाइगेंस ने ये प्रिंसिपल दिया था कि प्रकाश कण जो है ये तरंग की तरह काम करते हैं। हालांकि ये बाद में पता चला कि प्रकाश जो है तरंग और कण दोनों की तरह माध्यम में काम करता है। ठीक है, उस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो है खोज ही नहीं हुई थी, उस समय के जमाने की बात है ये। तो यहाँ पे जब प्रकाश जाता है तो प्रकाश जो है मान लेते हैं कि किसी न किसी इस आपका जो है इस जो ये वाला बिंदु है ना, जिसको हम ये हमने स्पर्श लाइन खींची है रेड कलर में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, या ब्लैक कलर में आप जो देख रहे हैं मोटी लाइन, इसी को हम बोलते हैं आपका अनावलोप। ठीक है, अनावलोप क्या होता है, इस सभी बिंदुओं को जो है हम मिला देते हैं तो ये अनावलोप हो जाता है। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा। एक चीज मैं बता दूंगा, इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, आपको बताता चलूंगा। तो देखिए, प्रकाश की जो तरंग है, ये प्रकाश की तरंगे जो है इस तरह से वेव फॉर्म में होती हैं। जैसे आप पानी में पत्थर मारते हो तो पानी की लहरें जैसे बनती हैं, तो इस तरह से लहरों के माध्यम से इस तरह से प्रकाश से जो है चलता है, चाहे वो किसी भी दिशा में चले, लेकिन एक माध्यम की इसको जरूरत होती है। ये हाइगेंस ने कहा कि किसी न किसी माध्यम के थ्रू जो है इसको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रकाश उसने एक स्रोत लिया, और वो प्रकाश जो है अपने एक कर्व सरफेस में चलता है। तो यहाँ पे इसने बताया, पहली चीज इसने वजह, जब किसी माध्यम में स्थिर तरंग स्रोत की तरंग निकलती है, ये यहाँ पे हमने एस तरंग जो है स्रोत बताया है कि एस तरंग जो है ये स्रोत है, और जो है ये किसी माध्यम से निकलती है। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो है एक तरफ जो है ये माध्यम के कण में कंपन करती है। जो भी माध्यम में कण हवा है, हवा के माध्यम से कंपन करेंगे। तो इस प्रकाश के स्रोत जो है, बल्ब जलाया तो बल्ब के जो रोशनी है वो हवा के कण जो भी होंगे उनके साथ जो है वो कंपन करने लगते हैं, और माध्यम के वह पृष्ठ जिसपे इस सभी कण कंपन, मान लो कि ये आपका प्रकाश है, और यहाँ पर जो है आपका ये माध्यम का वो जो कह सकते हैं माध्यम का वो जगह जहां पर सभी कण जो है यहाँ पर मान्य ए से बी, ये जो आपको ए वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला ए, और जो है पूरा का पूरा आते हुए बी पे मिल रहा है, आप देख रहे हैं ये वाला बी। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा मिल रहा है, इस पर प्रकाश के एक ऐसी जगह भी होगी जब ये प्रकाश जा करके इस समतल, इस कर्व सरफेस पे, इस पृष्ठीय सरफेस पर जो है सारे के सारे जितने भी कण हैं प्रकाश के, वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंपन कर रहे हैं एक ही जगह पे। ठीक है, इस जगह पे, और इनकी यहाँ पे क्या है, आवर्ती सेम है। यानी कि मैं मानूं कि इस जगह पे जो अभी मैंने आपको कर्व दिखाया है उस पे मान लो 2 कण हैं, तो ये 2 कण, अगर ये पहला कण इधर जा रहा है तो दूसरा कण भी इधर जाएगा, और ये पहला कण अगर इधर आ रहा है तो ये दूसरा कण भी इधर आएगा, फिर ये पहला कण अगर इधर जा रहा है तो दूसरा कण भी इधर जाएगा। तो समान जो है ये करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको यही चीज बताई गई है। तो इसमें मैंने यही बताया कि करण जो है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को पढ़िए, समझ में आ जाएगा। जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो
स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। तो मैंने बताया कि ये कण जो है कंपन करने लगते हैं और किसी एक जो है देखिए माध्यम के वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण, अब वो पृष्ठ माना मैंने ए से बी है, वो पृष्ठ जो है इस प्रकाश के सारे कण जो है इस पृष्ठ पे पहुंचे और इन सभी प्रकाश पृष्ठों का 1 2 3 4 जो हमने डॉट डॉट दिखाए हैं, ये 5 नंबर दिए हैं, ये सारे के छोटे छोटे कण हैं। ठीक है, अभी गोले को भूल जाओ, गोला कुछ भी नहीं है। तो ये कौन है, ये कण है और ये कण जो है एक माध्यम में समान आवर्ती से कंपन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोल रहा है सभी कण जो है कंपन की कला जो है उनमें समान हो तो वो ही तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तरंगाग्र, ठीक है, तरंगाग्र कर दो इसको, तरंगाग्र, तरंगाग्र कहलाता है। यदि तरंग स्रोत जो है बिंदुवत हैं, यानी कि छोटे छोटे बिंदु हैं, तो तरंगाग्र जो है गोलीय होगा। छोटा छोटा अगर बिंदु हैं तो ये तरंगाग्र कैसा होगा, गोलीय। आप देख रहे हो कि गोला सा बनता जा रहा है। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। और बहुत से स्रोत जो अधिक दूरी पर तरंगाग्र लगभग समतल हो जाते हैं। दूरी पर तरंग जो है वो समतल हो जाते हैं, स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर तरंग जो है वो समतल हो जाते हैं। इस तरह से तरंग जो है समतल हो जाते हैं, पहला। तो इसमें आप चाहें तो लिखें कि गोलीय होता है नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कि जो है तरंगाग्र क्या कहलाता है और उसमें समान कला होती है और उसी को हम जो है तरंगाग्र कहते हैं। और तरंगाग्र पर स्थित है प्रत्येक माध्यम कण, ठीक है, प्रत्येक का माध्यम कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। अब जो है यहाँ पे पहले सोर्स था, पहले यहाँ पे लाइट थी और जो है ये किसी माध्यम में कहीं पर पहुंचे और एक ही पृष्ठ पर जो है ये सारे के सारे मिले और इनका सारा का सारा जो है आपके माध्यम में क्या थी, इनकी सभी की सभी जो कला थी, इनका जो कंपन था वो बराबर था और बराबर था। तो यहाँ पर जो है ये सारे के सारे तरंग जो है अपने आप को द्वितीय तरंगिकाएं कहते हैं और ये जो है एक नए सूत्र का जन्म देते हैं। ये बल्ब था, ये दूसरा पहला सूत्र था और ये जहां पर आपके माध्यम में इस जगह पे पृष्ठ पे मिले ये दूसरा स्रोत हो गया। इसी को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ठीक है, और जो है इनकी जो चाल होती है, जो इनकी स्पीड होती है, जो इनकी वेलोसिटी होती है, वो पहले जितनी लाइट की थी, पहले वाले सोर्स की जितनी होती है या थी, उतनी ही इनकी भी रहेगी। यानी मान लो कि इस सोर्स की वेलोसिटी v थी, तो आपके नए वाले जो द्वितीयक तरंगाग्र बना है जिसको मैंने नीले कलर से दिखाया, उसका भी वेलोसिटी जो है v ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें जो है यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगाओं का अनुलोप यानी क्या अनुलोप है, तो अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए स्पर्श पृष्ठ खींचे तो यह अनुलोप उस क्षण तरंगार की नई स्थिति को व्यक्त करेगा। मान लो कि कुछ समय पश्चात जो है इस क्षण पर नीले वाले कलर पे हमने देखा कि ये सारे के सारे जो है तरंग के स्रोत जो है यहाँ पर आए थे, इस बल्ब के जो स्रोत आए थे, मान लो इस प्रकाश के स्रोत जो है यहाँ पर कण जो है यहाँ पर आए थे और यहाँ पे क्या है, ये आराम से क्या कर रहे थे, आपके समान कला में थे और इसको हमने बोला कि ये द्वितीय तरंगिकाएं हैं। और इस कुछ समय बाद क्या होगा कि ये जो है कुछ नए पोजीशन पे जा रहे हैं। तो नए पोजीशन पे मान लो कि ये कुछ समय बाद जो है, आपको पता है कि दूरी वाला फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से पता है, विस्थापन क्या होता है, तो दूरी बटे समय होता है। ठीक है, विस्थापन जो है आपका जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस क्या होता है, यानी कि हम क्या लिखते हैं, हमारा जो चाल होता है उसको हम यहाँ पे मैं एक सिंपली तरीके से आपको बता देता हूँ। चाल क्या होता है आपका, चाल जो होता है, चाल होता है वो हमारा होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो हम दूरी बटे समय, तो यहां से मुझे अगर दूरी निकालनी है कि मान लो इस एक पॉइंट से ये आगे गया होगा कहीं, ठीक है, ये 2 पॉइंट से फिर आगे गया होगा, इसी तरह से सबका जो है उस समय एक दूरी जो है इन्होंने तय करी होगी। तो अगर मैं यहाँ से दूरी निकालूं तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी बराबर हो जाएगा चाल, चाल इंटू समय। तो चाल अगर मेरी वेलोसिटी v है और समय t है, तो vt समय पर एक समय के बाद में vt समय दूरी कितनी तय करेंगे, तो यहाँ से एक से इस जगह पे पहुंचेगा, ये दो भी इसी जगह पे पहुंचेगा क्योंकि सभी जो है vt दूरी तय कर रहे हैं, vt दूरी तय कर रहे हैं, तो है ना। तो vt दूरी 2 भी करेगा, vt दूरी 3 भी करेगा, vt दूरी 4 भी करेगा, इसी तरह से 5 भी करेगा। तो सारे कण जो है एक समान दूरी तय करेंगे और जब ये समान दूरी तय करते हैं vt समय पर, तो vt समय दूरी मतलब vt दूरी तय करते हैं t समय पर, तो ये जो दूरी पर हम जो ये एक एनवलप बना रहे हैं, स्पर्श खींच रहे हैं, ये पृष्ठ खींच रहे हैं, इसी पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, इसी पृष्ठ को जो है हम बोलते हैं अनावलोप। ठीक है, अनावलोप इसी को बोलते हैं। यही अनावलोप जो है इस तरह से बनता है। और कुछ आप अगर बताना चाहें स्ट्रेट बनना चाहिए तो स्ट्रेट इस तरह से बनता है, ये आपका सर्कुलर है और ये आपका सीधा है। तो इस तरह से ये आपको लिखना है और ये डायग्राम इस तरह से, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है, इसको आप आराम से समझ सकते हैं और सारे के सारे सॉल्यूशंस मैंने बता दिए। ये आपका फिजिक्स का यहाँ पर
एंड हुआ, और मैं चाहूंगा कि आप जरूर इसको शेयर करें ताकि जिन बच्चों ने अभी तक इन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं किया वो सॉल्व करके थोड़ा सा अपने आप को समझें और बेहतरीन तरीके से जो है अपने आप को तैयार करें। और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए हमेशा आते रहेंगे, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और समझदारी से पढ़ते रहें। आपके सभी सब्जेक्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, सभी के सभी सॉल्व करवा दिए गए हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने जरूर कुछ सीखा होगा और अच्छा किया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, चेक कर लें।